अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत रेनू हुसैन साहबा का कहानी संग्रह गुंटी से एक कहानी भांगा वाली। भांगा वाली शादी के 17 वर्ष बाद वो अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ जम्मू से दिल्ली लौट आई है। विवाह विच्छेद के कारण दिल्ली लौट आना और अकेले नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। वह अपनी माँ की इकलौती संतान रही है जो जीवित बच पाई थी। उसकी माँ की 10 संतानें शेष अवस्था में ही चल बसी थी। तब सबके कहने पर उसकी माँ ने उसे 1 रुपये में बेच दिया। मांगे हुए कपड़े पहनाती रही, मांगा हुआ खाना खिलाती रही। सो इसका जीवन मांगा हुआ जीवन बन गया और नाम पड़ गया मंगती। अपने नाम के अनुरूप मंगती रूप रंग से ना तो मांगने वाली लगती थी ना मांगी हुई। इसके विपरीत वह बहुत ही गोरी, चिट्टी, लंबी, छरहरी, सौंदर्य के अनेक कोनों से भरी हुई लगती थी। उसके कंधों तक आते घुंघरेले बाल आभास कराते थे जैसे वो जम्मू कश्मीर की कोई सुंदरी हो। और जब वो जी गई तो उसके बूढ़े पिता उसे भांगा वाली पुकारने लगे। माँ इस नाम से मन ही मन खुश तो थी पर जतलाती नहीं थी। उसके चेहरे पर दाई और एक बड़ा सा मस्सा था जिसे उसने या उसके बूढ़े पुराने माँ बाप ने सर्जरी से हटवाने का प्रयास कभी नहीं किया, बल्कि कभी ऐसा सोचा तक नहीं। शायद डरते रहे होंगे कि इतनी मुश्किल से उनकी 11वीं संतान ही तो जीवित बच पाई है और अब उनके जर्जर जीवन में मंगती के सिवा कुछ था भी नहीं। मंगती जीती रहे, यही उनकी आजीवन एकमात्र प्रार्थना रही होगी। सो ये मस्सा उसके रूप को बढ़ाता था या धब्बा दिखाता था, ये देखने वाले की नज़र पर निर्भर करता था। माँ बाप के लिए तो ये एक नज़र बट्टू था जो उनके भांगा वाली मंगती को बुरी नज़र से बचाता था, मगर कुछ इसे किस्मत पर लगा ग्रहण भी मानते थे। भांगा वाली मंगती के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके थे। सो उसकी माँ अपनी जीविका छोटी सी परचून की दुकान खोलकर चलाया करती थी। माँ बेटी का सादा जीवन बहुत वर्षों तक चला था, मगर ये जीवन माँ के मंगती के प्रति अति भीरू एवं भावुक होने की वजह से नोक झोंक से भरा भी रहा था। मंगती के प्रेम विवाह करने का कारण उसकी माँ को उसे अति प्रतिबंधित जीवन देना भी था। भांगा वाली मंगती यानी पूनम ने अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध आर्य समाजी विवाह किया, जिसकी खबर उसके माँ और मोहल्ले को बाद में मिली थी। मगर शादी के बंधन और प्रेम के धागे शुरू के दिनों से ढीले पड़ने लगे थे। इन कमज़ोर होते गए धागों को किसी तरह 17 वर्षों तक बच्चों की वजह से पूनम खींच लाई थी और फिर एक दिन तंग आकर प्रेम और विवाह के जीर्ण शीर्ण हुए धागे को एक झटके से तोड़ ही दिया और अपनी माँ के पास दिल्ली आ गई। माँ अब तक बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चली थी। पूनम यानी मंगती उसकी परचून की ठेली नुमा दुकान में उसका हाथ बटाने लगी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उसने दुकान बड़ी कर ली थी। दुकान और सामान का स्तर भी अच्छा कर लिया था। बड़ी बिटिया का कॉलेज, बेटे की 12वीं और छोटी बिटिया का दाखिला वो 10वीं में करवा चुकी थी। वो जीवन को पटरी पर ला रही थी कि अपने अंतिम दिनों में जीती उसकी बूढ़ी माँ चल बसी। और इस सब के कुछ दिन बाद जब वो मुझसे मिलने आई तो अपने दिल का हाल बांटा। मेरे दिल में भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे, क्या, कब, कैसे और क्यों से भरे। मैंने पूछा, आंटी के जाने के बाद तो तुम बिल्कुल टूट ही गई होगी। तुम दोनों ही तो एक दूसरे के पूरक रही। और ये बताओ तुम्हारा दिल्ली शिफ्ट होने का क्या कारण है? क्या तुम्हारे पति भी आएंगे? पर उनकी तो सरकारी नौकरी है ना। फिर चेहरे पर उमड़ते ढेरों हाव भावों को पढ़ते हुए उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। बस बस मेरी सखी, अब प्रश्नों की बौछार बंद करो। बताती हूँ। हाँ, माँ के जाने से दुख तो बहुत हुआ, पर उतना नहीं। वो अब तक भी मुझ पर हुक्म चलाती थी। मेरे प्रेम विवाह को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। रही बात पति की,
तो मैं तुम्हें बताऊं कि पिछले वर्ष ही उनसे तलाक हो चुका है। माँ के मकान को बनवा कर एक फ्लोर बिल्डर को दूंगी, बाकी से किराया आएगा। दुकान तो अच्छी कर ही ली है, बस बच्चे हाथ बटा देंगे तो मेरा और बच्चों का जीवन कट जाएगा। लेकिन तलाक क्यों हुआ? तुमने तो प्रेम विवाह किया था, फिर वो भी इतने सालों बाद। मेरे प्रश्न अभी ख़त्म नहीं हुए थे। तुम तो कहती थी इस लड़के के बिना मैं नहीं रह सकती, उसका दिन मुझे देखे बिना निकलता ही नहीं। मैं जो कह दूँ हाँ तो हाँ, मैं ना कह दूँ तो ना। वो मेरा सहारा बनेगा, मुझे खुश रखेगा, मेरी ज़िंदगी है वो और मैं उसकी, वगैरह वगैरह। कहाँ गए वो कस्में, वो वादे? और तुमने तो सबसे लड़कर शादी की थी, कोई नहीं था तुम्हारी शादी में। और तुम तो हर साल छुट्टी में आती थी, अपनी माँ से कुछ नहीं कहा? हाँ आती तो थी, पर तुम जानती हो प्रेम विवाह करना तो मुश्किल होता ही है, निभाना बहुत ही मुश्किल। प्रेम में हम अंधे हो चुके होते हैं, शादी के बाद जब आँख खुलती है तो देर हो चुकी होती है। प्रेम विवाह में एक और हम अपने संबंधों के लिए लड़ रहे होते हैं, दूसरी ओर अपने संबंधों की मिसाल बनाए रखने के लिए समाज और परिवार से भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहे होते हैं। ये संघर्ष तब असफल हो जाते हैं जब प्रेमी प्रेमिका में से कोई एक कमज़ोर पड़ जाए। मेरे साथ यही हुआ। जब पति ने साथ छोड़ दिया तो सास, ननद, जेठानी सभी मेरे विरुद्ध हो गए और मुझे सताने लगे। मैं स्वावलंबी नहीं बन पाई थी, वहाँ हर बात के लिए हाथ फैलाना पड़ता था। फिर बच्चे होने पर और कमज़ोर पड़ती गई, उसने कहना जारी रखा। दरअसल शादी के 1 वर्ष बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर सोचा सब ठीक हो जाएगा। फिर बेटे और छोटी बेटी का जन्म हुआ, कुछ नहीं सुधरा। उनकी गालियों से मुझसे बात करना, पीकर आना और बढ़ता गया। मुझे घर से बाहर अकेले जाना मना था, सहेली बनाना मना था, बाजार आने जाने का टाइम देखा जाता था। मेरा किरदार एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं था, वो भी बिना पगार की, जिसे 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और मार खाना अलग। एक बार मार खाने के बाद सोचा घर से निकल जाऊं, पर बड़ी बेटी ने रोका कि मेरा मैट्रिक तो होने दो। इस तरह 2 साल और बीत गए। इधर माँ ने भी कभी सहारा नहीं दिया था। मैं अकेली पड़ गई थी, तंग आ चुकी थी गुलामी की ज़िंदगी से। और फिर एक दिन मैं उठकर आ गई बच्चों को लेकर। और जानती हो उनकी हद, उन्होंने पिछले ही साल शादी भी कर ली है। अभी अभी बिटिया हुई है उनकी। और वो मन मन मुस्कुराने लगी। मैं उसकी मध्यम मुस्कान के पीछे एक 30 गहरे घाव और दर्द देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द का पानी भर आया था। वो अब भी खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके चेहरे का मस्सा मुझे एक बदनुमा दाग बना उसकी किस्मत पे हंसता दिख रहा था। मैं सोच रही थी इतना सब होता रहा उसके साथ, वो चुपचाप सहती रही, किसी से कुछ कहा नहीं, कहने ही नहीं दिया गया होगा। दिल्ली में पली बड़ी लड़की, वो भी नाजों से पली, उसका ये हश्र हुआ। मैं हैरान थी, मैं गुस्से में तमतमा रही थी। जी चाहता है तुम्हें भी कोई मिल जाए और तुम भी शादी कर लो। तुमने उनसे पैसा लिया या नहीं जो तुम्हारा हक था? नहीं, और चाहिए भी नहीं था। बहुत जी चुकी मैं मंगती बनकर। वैसे भी मुझे लड़ना कहाँ आता है, आता तो क्या मैं यहाँ होती? कोर्ट से बाहर कंप्रोमाइज़ कर लिया। रही बात मेरी शादी की, मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, मैं तैयार भी हूँ। वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद करता है और बच्चे उसे। अरे वाह, तो प्रॉब्लम क्या है? गो अहेड, मैंने उत्सुकता से कहा। मेरी बड़ी बेटी शादी ही नहीं करना चाहती। बेटी को जब हम सबसे कोई मतलब नहीं तो वो यहाँ से भाग जाना चाहता है। छोटी ने साफ कहा है कि दोस्ती रखो, शादी मत करो। ये तुम्हारी शादी की उम्र है क्या? अब तुम ही बताओ कि ऐसा संभव है? दोस्ती करूं और शादी ना करूं? तुम्हारी सलाह चाहती हूँ, सोच कर बताना। और पूनम के फ़ोन की घंटी बज रही थी, उसका चेहरा खिल उठा था। देख बिल्ला मुझे लेने आया है। रोज़ इसी समय शाम को हम लोग ड्राइव पे जाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खा के लौट आते हैं। थोड़ा टाइम बिताती हूँ उसके साथ, अच्छा लगता है। वो चहक रही थी। अपनी छोटी बेटी के आए कॉल को भी वो जवाब दे रही थी। नहीं नहीं, तुम मुझे लेने मत आना, मैं बिल्ले के साथ ही आऊँगी। सखी देखो ना, छोटी बेटी उसके साथ नहीं जाने दे रही है। जानती हो वो प्यार से मेरी छुटकी को
बिल्ली बुलाता है और बदले में मेरी बेटी उसे बिल्ला बुलाती है। अच्छा चलता हूँ, तुम सोचकर बताना मुझे क्या करना चाहिए। पूनम ने पर्स उठाया और लहराते हुए चल दी। उसके अंग अंग में पुलक थी। मैं अवाक उससे जाते देख रही थी। पूनम में से मंगती उसकी माँ के साथ बहुत पहले ही सिधार चुकी थी। पिता की भांगावाली का भाग लग चुका था। पिता की भांगावाली का भाग लग चुका था। ये थी कहानी रेणु हुसैन जी की गुंटी काव्य संग्रह से। आज के लिए बस इतना सा। फिर अगली कड़ी में साहित्य के साथ मिलेंगे।